आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो आज दुनिया भर में अपने नाम और चार्म के लिए जाना जाता है, मुंबई। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सेम शहर जो इंडिया का कमर्शियल और एंटरटेनमेंट हब है, एक टाइम पे एक रॉयल वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। हाँ, ये सच है। बॉम्बे यानी आज का मुंबई 1661 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स को उनकी शादी के दहेज में दिया गया था। इमेजिन कीजिए, एक आज के वक्त का मेजर मेट्रोपोलिस और उस वक्त एक शादी का हिस्सा बन गया। लेकिन इस कहानी के पीछे के ट्विस्ट और टर्न्स भी उतने ही इंटरेस्टिंग है। बॉम्बे एक समय पे सिर्फ कुछ छोटे आइलैंड्स का ग्रुप था जिसे पोर्टुगीज ने अपना बेस बनाया हुआ था। 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज ने ये आइलैंड कैप्चर किए और अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू यहाँ कुछ चर्चेस और फोर्ट्स भी एस्टेब्लिश। उन्होंने ये एरिया ट्रेड और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए यूज किया, लेकिन उनका फोकस गोवा पर था और बॉम्बे के आइलैंड्स को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। फिर आता है एक ट्विस्ट। पोर्टुगल की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा और इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के बीच मैरिज डिसाइड होती है। इस शादी के दहेज में पोर्टुगल ने अपने कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दिए, जिसमें एक था बॉम्बे। ऐसे बॉम्बे ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर भी ये नहीं सोच रही थी कि उनके लिए इतना वैल्यूएबल बन जाएगा। और बॉम्बे का ट्रांसफॉर्मेशन तो तब हुआ जब किंग चार्ल्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लैंड एक नॉमिनल रेंट पर दे दिया। फिर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना बिजनेस और ट्रेड हब बनाया और धीरे धीरे ये शहर एक छोटे पोर्ट से बढ़कर पूरे एशिया के कॉमर्स का सेंटर बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शुरुआती आइलैंड टाउन की जो सिर्फ दहेज के तौर पर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर का क्राउन ज्वेल बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बॉम्बे एक रॉयल गिफ्ट से लेकर आज के मुंबई तक इवॉल्व हुआ और कैसे उसकी आइडेंटिटी और लेगेसी इंडिया की हिस्ट्री में डीपली एनग्रेव हो गई। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बॉम्बे के ओरिजिन्स और पहले के रूलर्स। तो दोस्तों, बॉम्बे यानी आज का मुंबई एक ऐसा शहर है जो हिस्ट्री में काफी डीप रूट्स रखता है। शुरुआत में ये एरिया एक क्लस्टर था छोटे छोटे आइलैंड्स का, जो नेचुरली एक आइडियल लोकेशन बन गया था कोस्टल ट्रेड के लिए। पहले यहाँ पर मौर्य एम्पायर का कंट्रोल था, जिन्होंने इस एरिया का यूज ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए किया। इसके बाद सातवाहना डायनेस्टी ने भी अपना रूल एस्टेब्लिश किया और बॉम्बे के आइलैंड्स को अपने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस का एक सेंटर बनाया। फिर आया सिलहारा डायनेस्टी का एरा, जो अराउंड 9th से लेकर 13th सेंचुरी तक चला। उन्होंने बॉम्बे और आसपास के रीजन्स में अपने टेम्पल्स और रिलीजियस साइट्स बनाए, जो आज भी कुछ जगह पे देखने को मिलते हैं। ये एरा बॉम्बे के रिलीजियस और कल्चरल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ गया और यहाँ काफी कम्युनिटीज बसने लगी थी। 13th सेंचुरी के आते ही गुजरात सल्तनत ने यहाँ अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत डीप था और उन्होंने इस एरिया को कल्चरली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन सून ये रीजन इस्लामिक रूलर्स के कंट्रोल में भी गया, जिससे एक अलग कल्चरल और आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस डेवलप हुआ। इस वक्त तक बॉम्बे में हिंदू, मुस्लिम और कई कम्युनिटीज बस गई थी, जो ट्रेड और बिजनेस के लिए यहाँ आई थी। और फिर 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज का एंट्री होता है। वास्को डी गामा के सी रूट डिस्कवर करने के बाद पोर्टुगीज बॉम्बे के शोर्स पर आए और यहाँ अपने फोर्ट्स और चर्चेस बनाए। उनका मेन फोकस गोवा पर था, लेकिन बॉम्बे को उन्होंने एक सेकेंडरी बेस की तरह यूज किया। उनका रूल यहाँ के कल्चर पर अपना एक यूनिक इन्फ्लुएंस छोड़ गया। कुछ नाम, कुछ जगह और कुछ कस्टम्स आज भी पोर्टुगीज एरा को याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉम्बे की शुरुआती रूलर्स की कहानी, जो आपने अपने टाइम पे इस शहर को इन्फ्लुएंस करते गए और एक कल्चरल और ट्रेडिंग हब बनाते गए। ये शहर एक ट्रू मेल्टिंग पॉट था जो इवेंचुअली यूरोप के रॉयल फैमिली के दहेज में जाने वाला था। चलिए जान लेते हैं पोर्टुगीज का अराइवल और कंट्रोल क्या था यहाँ पे। तो दोस्तों, 16th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप और इंडिया के बीच ट्रेड को लेकर एक नया एक्साइटमेंट बना था और जब वास्को डी गामा ने 1498 में सी रूट डिस्कवर किया इंडिया तक, तो पोर्टुगीज ने अपने ट्रेड और इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। 1534 में पोर्टुगीज ने ऑफिशियली बॉम्बे के आइलैंड्स को गुजरात सल्तनत से कैप्चर कर लिया और अपने रूल में ले आए। इनका मेन फोकस गोवा था
लेकिन उन्होंने बॉम्बे को एक सेकेंडरी बेस और ट्रेड पॉइंट बनाया। पोर्टुगीज का यहाँ आने का पहला मोटिव था अपने ट्रेड नेटवर्क को सिक्योर करना और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना। उन्होंने यहाँ पर कुछ चर्चेज और चैपल्स एस्टेब्लिश किए जो आज भी मुंबई में हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि सेंट माइकल्स चर्च और ग्लोरिया चर्च। ये स्ट्रक्चर्स पोर्टुगीज आर्किटेक्चर का एक यूनिक टच लेकर आए थे जो अभी भी बॉम्बे के कल्चर का एक पार्ट है दोस्तों। यहाँ के कोस्टल एरियाज पे पोर्टुगीज ने कुछ फोर्ट्स भी बनाए थे जो उनके मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने लोकल पॉपुलेशन में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया और कई लोग कैथोलिक कम्युनिटी में कन्वर्ट भी हुए, जो आज भी मुंबई के कल्चर में देखा जा सकता है। पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस से कुछ जगह के नाम भी चेंज हुए, जैसे मेजगांव और सेलसटे, जो पोर्टुगीज टाइम से ही आए हैं। लेकिन पोर्टुगीज का फोकस ज्यादा गोवा और दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर था और बॉम्बे के आइलैंड्स को मेंटेन करना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा था। रिसोर्सेज लिमिटेड थे और उनका डिफेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए बॉम्बे को उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। और जब पॉलिटिकल नीड हुई तो इससे इंग्लैंड के साथ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर के तौर पर नेगोशिएट भी किया। तो दोस्तों, पोर्टुगीज का रूल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस छोड़ गया, जो आज भी बॉम्बे के कुछ एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है। लेकिन उनका फोकस यहाँ पे कम होने की वजह से उन्होंने ये आइलैंड को ब्रिटिश के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेगोशिएट किया। आने वाले टाइम में ये डिसीजन ब्रिटिश एम्पायर के लिए गेम चेंजर बन गया और बॉम्बे को एक न्यू जर्नी के लिए रेडी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बात है 1661 की, जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स और पोर्टुगल की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी डिसाइड हुई। ये अलायंस पॉलिटिकली काफी क्रूशियल था क्योंकि पोर्टुगल उस वक्त स्पेनिश एम्पायर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और इंग्लैंड के सपोर्ट की जरूरत थी। इस शादी के दहेज में पोर्टुगल ने कुछ वैल्यूएबल एसेट्स दिए और इन्हीं में एक था बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे के कुछ आइलैंड्स को दहेज के तौर पर दिया गया चार्ल्स II को, जिससे पोर्टुगल और इंग्लैंड के बीच एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन सके। यह अलायंस केवल पॉलिटिकल नहीं था, इकोनॉमिक भी था, क्योंकि बॉम्बे एक स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन थी जो ट्रेड और मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट थी। पोर्टुगल के लिए बॉम्बे को देना रिलेटिवली इजी था क्योंकि उनका फोकस गोवा पर ज्यादा था और बॉम्बे के आइलैंड्स को मेंटेन करना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा था। लेकिन चार्ल्स II के लिए ये एक प्राइसलेस एसेट था। इनिशियली इंग्लैंड को बॉम्बे का पोटेंशियल नहीं समझ आया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि ये लोकेशन उनके एशियन ट्रेड को बूस्ट कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चार्ल्स II ने बॉम्बे को अपने पर्सनल पोजेशन के तौर पर नहीं रखा, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉमिनल रेंट पर दे दिया। ये डिसीजन फ्यूचर में एक गेम चेंजर बन गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने ट्रेड हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये तो थी कहानी एक रॉयल मैरिज की, जिसमें बॉम्बे एक दहेज का हिस्सा बना और ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ गया। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में अपना पूरा अटेंशन लगाया और धीरे धीरे बॉम्बे एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर भी बन गया। इमेजिन कीजिए, एक दहेज का हिस्सा बन के आए ये आइलैंड आज के मुंबई के फॉर्म में दुनिया के मैप पर इतने बड़े शहर का रूप ले चुका है। चलिए बात कर लेते हैं बॉम्बे के ब्रिटिश एरा की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, जब बॉम्बे ऑफिशियली इंग्लैंड का हिस्सा बन गया चार्ल्स II और कैथरीन की शादी के बाद, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इसका पोटेंशियल रियलाइज करना शुरू किया। 1668 में किंग चार्ल्स II ने बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड्स पर ईयर के नॉमिनल रेंट पर दे दिया। यह डिसीजन एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज थी जिससे वो इस कोस्टल टाउन को अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए डेवलप कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए यहां अपना हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश किया और इस शहर को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब इस वक्त तक ब्रिटिशर्स का मेन हब सूरत था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि बॉम्बे की नेचुरल हार्बर और कोस्टल पोजीशन उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बॉम्बे के छोटे छोटे आइलैंड्स को फिल करके उन्होंने एक यूनाइटेड लैंडमास बनाया जिससे उनके ट्रेड ऑपरेशंस और भी एफिशिएंट हो गए। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्ट किया। उन्होंने यहाँ रोड्स, पोर्ट्स और फोर्ट्स डेवलप किए जो इस रीजन को ज्यादा सिक्योर और एक्सेसिबल बनाते हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बॉम्बे में ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आना शुरू हो गए जो यहाँ अपने बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। धीरे धीरे बॉम्बे एक वाइब्रेटिंग ट्रेडिंग हब बन गया दोस्तों, और यहाँ इंडिया और यूरोप के बीच काफी कमोडिटीज ट्रेड होने लग गई,
जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और ओपियम भी। 18th सेंचुरी के आते आते ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बॉम्बे का इंपॉर्टेंस ब्रिटिश एम्पायर के लिए और भी बढ़ गया जब उन्होंने यहाँ अपना नेवल बेस एस्टेब्लिश किया, जो उनके मिलिट्री और डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा था। ये ब्रिटिश एरा की शुरुआत थी जो बॉम्बे को एक छोटे से कोस्टल टाउन से निकाल के एक बड़े शहर में बदलने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर का विजन बॉम्बे को एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब बनाने का था, और यही विजन आगे चलकर इस शहर को गेटवे टू इंडिया के नाम से फेमस करने वाला था। दोस्तों, बात कर लेते हैं बॉम्बे का ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, जहां बॉम्बे एक छोटे से कोस्टल टाउन और आइलैंड का क्लस्टर था, ब्रिटिशर्स ने इसे अपने विजन और प्लानिंग के साथ ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने के बाद बॉम्बे में मैसिव चेंजेस आए, जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की फाउंडेशन बन गए। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जो उसके ग्रोथ के माइलस्टोन्स बन गए। सबसे पहले बॉम्बे के अलग अलग आइलैंड्स को रिक्लेम करके एक सिंगल लैंडमार्क बनाया गया, हॉर्नबाय वेलार्ड प्रोजेक्ट, जिसे 1782 में स्टार्ट किया गया। उसका मेन पर्पस था बॉम्बे के आइलैंड्स को कनेक्ट करना और इससे एक यूनिफाइड शहर में बदलना। ये प्रोजेक्ट एक मेजर इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए, और इसने बॉम्बे के ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। 19th सेंचुरी में बॉम्बे में कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि रेलवेज का आना। 1853 में इंडिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने तक चली, और ये ब्रिटिशर्स का बॉम्बे को एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बनाने का प्लान का पार्ट था। रेलवेज के थ्रू बॉम्बे का कनेक्शन और भी रीजन्स के साथ हो गया, और यहाँ का ट्रेड और कॉमर्स और रैपिडली ग्रो करने लग गया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश कर दिए, जिसमें ग्रांट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। ये इंस्टीट्यूट्स बॉम्बे को एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी एडवांस करते गए और अट्रैक्ट करने लगे लोगों को दूसरे स्टेट्स। टेक्सटाइल मिल्स भी बॉम्बे की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करने लगी। बॉम्बे का कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिल्स यहाँ की इकोनॉमी का बैकबोन बन गई, और कई लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉम्बे को एक ग्लोबल ट्रेड हब बना रहा था, और ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये शहर बहुत वैल्यूएबल हो गया था। तो इस तरह ब्रिटिश एरा में बॉम्बे का ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे टाउन से लेकर एक बूमिंग सिटी में हुआ दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, एजुकेशन और इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही था जो बॉम्बे को सिटी ऑफ ड्रीम्स और गेटवे टू इंडिया बनाने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता था। वीडियो में बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बॉम्बे का रोल क्या था। तो दोस्तों, बॉम्बे का सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स में ही नहीं, बल्कि इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भी एक क्रूशियल रोल था। जी हाँ, ये शहर एक ऐसे सेंटर के रूप में उभरा जहां से बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और मूवमेंट्स ने अपना सफर शुरू किया। ब्रिटिश राज के खिलाफ बॉम्बे के लोगों में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेजिस्टेंस और यूनिटी थी, जो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गई। बॉम्बे में कई नेशनल लीडर्स ने अपनी आवाज उठाई और मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन भी बॉम्बे में ही हुआ था, जहां से फ्रीडम स्ट्रगल की ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत हुई। ये सेशन इंडियन लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट अपनी डिमांड्स रखी। 1920s में महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बॉम्बे का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ के लोकल लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया और कई स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज भी किए गए। टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का भी इस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। बॉम्बे का ये सपोर्ट फ्रीडम स्ट्रगल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता गया। और फिर आता है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जो एक आइकॉनिक मूवमेंट बन गया बॉम्बे के लिए। महात्मा गांधी ने यही से डू और डाई का स्लोगन दिया था, और ये मूवमेंट बॉम्बे के अगस्त क्रांति में मैदान से ही लॉन्च हुई थी। ये मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट एक डिसिसिव ब्लो था, जिसमें बॉम्बे के लोगों ने अपने सब कुछ को रिस्क में डाल दिया और प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि ब्रिटिश रूल अब खत्म होना चाहिए। बॉम्बे ने सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, बल्कि रिसोर्सेज और लोगों का सपोर्ट भी फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। यहाँ तक का यूथ, वर्कर्स और मिडिल क्लास
सिटीजन सब मिलके इस कॉज में शामिल हुए और इस शहर को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक पाइवटल पॉइंट बनाया। आज भी बॉम्बे के अगस्त क्रांति मैदान और ऐसे कई हिस्टोरिकल साइट्स हमें उन सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स की याद दिलाते हैं जो इस शहर ने भारत की आजादी के लिए दिए। तो दोस्तों, बॉम्बे की कहानी एक सिंपल कोस्टल टाउन से लेकर एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बनने तक का सफर है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। एक ऐसे शहर की कहानी जो शुरू हुई थी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप से, जिसे पोर्टुगल ने दहेज में इंग्लैंड को दे दिया था। लेकिन ये डिसीजन बॉम्बे के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड, कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का बेस बनाया और इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ब्रिटिश एरा में बॉम्बे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में ही ग्रो नहीं हुआ, बल्कि ये शहर अलग अलग कल्चर्स, कम्युनिटीज और अपॉर्चुनिटीज का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। ब्रिटिश रूल के दौरान बॉम्बे में काफी मेजर डेवलपमेंट्स हुए और धीरे धीरे ये गेटवे टू इंडिया के नाम से फेमस भी होने लगा। रेलवेज, टेक्सटाइल मिल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस शहर को एक सॉलिड बेस दिया और इसके ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। लेकिन बॉम्बे के असली हीरोज वही लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में इस शहर के स्ट्रेंथ और रेसिलियंस का सबूत देते हैं। अगस्त क्रांति मैदान से लेकर नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट तक बॉम्बे के लोगों ने अपने डिटर्मिनेशन से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। यहाँ के लोगों का यूनिटी और पैशन उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट दिखाया और बॉम्बे को आजादी की फाइट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया। दोस्तों, आज का मुंबई जो हम देखते हैं वो उन सालों की मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिजल्ट है। एक ऐसा शहर जो अब सिर्फ ट्रेड और बिजनेस का सेंटर नहीं, बल्कि सिनेमा, आर्ट, फैशन और इंडस्ट्री का भी हब है। यहाँ तक कि मल्टी कल्चरलिज्म और डाइवर्स कम्युनिटी बॉम्बे को एक ट्रूली यूनिक शहर बनाते हैं। सो बॉम्बे यानी आज का मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो अपने अंदर हिस्ट्री और हेरिटेज को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी बॉम्बे की दहेज में दिए गए शहर से लेकर एक पावरफुल मेट्रोपोलिस बनने तक की जर्नी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हिस्ट्री में कुछ डिसीजंस किस तरह से फ्यूचर को शेप कर सकते हैं और एक शहर किस तरह से अपने स्ट्रगल्स और सक्सेसेस से अपना आइडेंटिटी और लेगेसी एस्टेब्लिश कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर।